हाँ जी, तो न्यू टॉपिक है, थर्ड पार्ट बेसिकली इस चैप्टर का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। मैंने एक बार दोबारा से मैं सॉल्युबिलिटी पे आपको जाके दिखा रहा हूँ। ये मैंने तीन चीजें बताई थी आपको, तीन तरह के हमें पढ़नी होती हैं। इस चैप्टर में तीन चीजें पढ़ेंगे हम, तीन तरह के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। कौन से हैं वो तीन तरह के सॉल्यूशंस? एक है गैस इन लिक्विड, दूसरे है लिक्विड इन लिक्विड, तीसरे है सॉलिड इन लिक्विड। ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो गैस इन लिक्विड में हमने हेनरीज लॉ पढ़ लिया। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट, हेनरीज लॉ पढ़ लिया आप। फिर उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड के अंदर आपने रॉल्स लॉ पढ़ लिया और आइडियल सोल्यूशन पढ़ लिया। आपका लिक्विड इन लिक्विड कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर। तो अब ये तीसरे वाले जो टाइप के सॉल्यूशंस हैं, सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो मैं वापस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसको हम बाद में बताएंगे, उससे पहले हम एक सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इन अ solution of non-volatile solid dissolved in a volatile liquid। तो एक सॉल्यूशन हमने बनाया है जिसमें एक वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब ऐसी चीज जो इवापोरेट हो सकती है। वॉलेटाइल का मतलब ये नहीं होता, लोग क्या समझते हैं वॉलेटाइल का मतलब जैसे एसीटोन जो बहुत जल्दी इवापोरेट हो, बहुत तेजी से इवापोरेट हो। पानी भी वॉलेटाइल है, पानी इवेपोरेट होता है ना, चाहे स्लोली होता है। कोई भी चीज जो इवेपोरेट हो सकती है वो वॉलेटाइल होती है। तो अगर मैंने कंटेनर में आधा भर दिया पानी, ठीक है, यहाँ तक कंटेनर को मैंने पानी से भर दिया, पार्शली फिल कर दिया वाटर से। वाटर इवेपोरेट हो सकता है। वाटर अगर इवेपोरेट हो सकता है तो वाटर का प्रेशर भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है। अभी मान लो सिर्फ प्योर वाटर है इसके अंदर। अभी अगर इसके अंदर प्योर वाटर है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से इवेपोरेट हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके इवेपोरेट हो सकते हैं, ऊपर कुछ ना कुछ वेपर बनेगा पानी का। ठीक है, तो ये प्योर वाटर जब मैंने रखा तो मान लो ये सारा वेपर बन रहा था, इतना वेपर बन रहा था इसके अंदर। ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ शुगर। ठीक है, शुगर डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। शुगर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड कलर के पार्टिकल से। इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी, शुगर इसके अंदर डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, पता है आपको कंप्लीटली, लेकिन शुगर एवेपोरेट नहीं होती। अगर आप हीट भी कर दो, लास्ट में शुगर सोल्यूशन को हीट करो, पूरा पानी उड़ जाएगा, लास्ट में शुगर शुगर बचेगी। शुगर को उड़ाने एवेपोरेट नहीं कर सकते आप। जल के कोल बन जाएगी लास्ट में वो, लेकिन एवेपोरेट नहीं होगी। ठीक है, बर्न ही करना पड़ेगा फिर उस कोल को, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ेगी। ठीक। तो शुगर एवेपोरेट नहीं की जा सकती, तो ऑब्वियसली अगर शुगर एवेपोरेट नहीं की जा सकती तो ऊपर शुगर के वेपर्स तो आएंगे नहीं, तो शुगर रहेगी सोल्यूशन के अंदर ही आपके। अब शुगर को मिलाने के बाद क्या जो वाटर के वेपर्स हैं ऊपर वो कम होंगे? अगर आप वैसे नॉर्मली सोचो, तुम सोचोगे क्यों कम होंगे भाई? अगर शुगर डाली है तो वाटर के वेपर्स क्यों कम हो जाएंगे ऊपर? वाटर के वेपर्स इसलिए कम होंगे, वाटर के कितने वेपर्स बनेंगे? जितने सरफेस पे वाटर के पार्टिकल्स हैं। अगर इसी डायग्राम को मैं जरा सा ऐसे करके बनाऊं, ये मान लो ये कंटेनर है और पानी का जो लेवल है वो इतना है। यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे वाटर वाटर के ही पार्टिकल्स हैं, अंदर भी वाटर वाटर के पार्टिकल्स हैं। मतलब मैं सारे नहीं बना रहा, मतलब अंदर मैं ऐसे शेड कर देता हूँ पार्टिकल बनाने की जगह। तो अंदर भी वाटर है, ऊपर भी वाटर है, ऊपर पूरे पे वाटर के पार्टिकल हैं जब प्योर फॉर्म में होता है ये। ठीक है, जब ये प्योर फॉर्म में होता है तो अंदर भी वाटर है, ऊपर भी वाटर है, वाटर ही वाटर के पार्टिकल है हर जगह। जब मैं इसके सर अंदर शुगर डाल दूंगा, क्या बोल रहे हो? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, सर मैं क्या ये कह बोल रहे रहा हूँ कि थे? इसके अंदर प्योर वाटर है। हाँ हाँ, समझ में आ जाएगा, देखो सुनते रहो। ये प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर के अंदर जब तुम शुगर डालोगे तो शुगर अंदर तो जाएगी जाएगी, लेकिन कुछ सरफेस के पार्टिकल्स की जगह पे भी तो शुगर आ जाएगी। तो अब जिन सरफेस पार्टिकल्स की जगह पे शुगर आ गई, वो पार्टिकल तो इवेपोरेट हो नहीं सकते। तो सिर्फ कितने पार्टिकल इवेपोरेट हो जाएंगे? जो एक्सपोज्ड हैं वही पार्टिकल इवेपोरेट हो पाएंगे, सारे पार्टिकल तो इवेपोरेट हो नहीं पाएंगे। तो वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? जो वेपर्स हो जाएंगे यहाँ पर इस केस में,
वेपर्स कुछ कम हो जाएंगे कि नहीं अगर जब मैं शुगर डाल दूंगा इसके अंदर। तो यही होता है इसके अंदर, जब आप शुगर डाल देते हो तो ऊपर जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वाटर का वो डिक्रीज हो जाता है, या किसी भी सॉल्वेंट। बात समझ में आई है? जब आप प्योर सॉल्वेंट में जो कि वॉलेटाइल है उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उसी को हम स्टडी करते हैं यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि कितना कम होता है। तो देखिए, in a solution of non-volatile solute dissolved in a volatile liquid, the vapor pressure decreases as the amount of solute increases। तो जितनी ज्यादा शुगर डालूंगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होता रहेगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है शुगर डालने से ही कम हो, अगर शुगर की जगह सॉल्ट डालूंगा तब भी उतना ही कम होगा, अगर सॉल्ट की जगह कोई और चीज डालूंगा जो कि इवेपोरेट नहीं होती तब भी उतना ही कम होगा। तो ये फर्क नहीं पड़ता मैं क्या डाल रहा हूँ, ये फर्क पड़ता है मैं कितना डाल रहा हूँ, उसका अमाउंट कितना है, कितने पार्टिकल्स जा रहे हैं। वो किस चीज के पार्टिकल है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने पार्टिकल्स हैं उससे फर्क पड़ता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं सोल्यूट के, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी नेचर से फर्क नहीं पड़ता कौन सा पार्टिकल है, कितने पार्टिकल्स हैं इससे फर्क पड़ता है। ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि अगर वेपर प्रेशर घटेगा किसी चीज का तो उसे इवेपोरेट करने के लिए अब ज्यादा हीट लगानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अब देखो, अगर इसके पानी के सरफेस पे शुगर के पार्टिकल्स आ जाएंगे तो अब पानी को इवेपोरेट होने में दिक्कत होगी। इवेपोरेट होने में दिक्कत होगी तो यानी कि उसे बॉईल बॉईल करने का मतलब क्या होता है, पानी को इवेपोरेट करना। तो पानी को इवेपोरेट करने के अंदर जो बॉईल करना पड़ेगा, बॉईल करने में टेम्परेचर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। वाटर नॉर्मली 100 डिग्री पे बॉईल होता था, अभी 101 डिग्री पे बॉईल होगा या 100.5 डिग्री पे बॉईल होगा। तो जितना ज्यादा तुम डालते जाओगे शुगर या सॉल्ट उतना ही ज्यादा हायर टेम्परेचर पे बॉईल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई, यानी वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी कह लो। फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कि जितनी ज्यादा शुगर डालोगे उतनी मुश्किल से वाटर फ्रीज होगा। वो कैसे होगा वो भी मैं बाद में बताऊंगा। एक चीज होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं बाय द वे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन। सर जी, सर फ्रीजिंग पॉइंट भी हो सकता है ना? क्या हो सकता है? हाँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग भी होता पॉइंट। ही। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी आपको कैसे होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ moles of solute irrespective of their nature। तो किसी भी टाइप के सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हो, नेचर से फर्क नहीं पड़ता उनके, किस चीज से फर्क पड़ता है सिर्फ, कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इस चीज से फर्क पड़ता है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, 4 एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे। पहला है relative
lowering of vapor pressure. ठीक है, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाता है। रिलेटिव का मतलब होता है अपना पहले जितना था उसके कंपैरिजन में कितना कम होगा। बेसिकली जितना कम होगा डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था, उसे रिलेटिव लोअरिंग कहते हैं। अगर सिर्फ लोअरिंग लिखा होता तो ये देख लेते डिफरेंस कितना आया, कितना घट गया। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है पहले के कंपैरिजन में कितना घट गया, पहले ओरिजिनल कितना था उसके कंपैरिजन में कितना घट गया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो साथ में जब टॉपिक्स कराऊंगा तभी समझाऊंगा, साथ एक एक करके इन टॉपिक्स को करेंगे। ठीक है, तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली इस चैप्टर में हमें कर। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर जो बचा है अब एक एक करके इन्हें शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए रिलेटिव वेपर प्रेशर की डेफिनेशन समझा दूं पहले। वैसे आपको वेगली तो पता ही है वेपर प्रेशर होता क्या है। ये एक लिक्विड, एक कंटेनर में एक लिक्विड है। ठीक है, प्योर लिक्विड है अभी मान लेते हैं फिलहाल, उसमें कुछ मिलाया नहीं है अभी। वॉलेटाइल लिक्विड है और प्योर फॉर्म में है। ठीक है, तो इस प्योर लिक्विड का ये पहले इवेपोरेट होना शुरू होगा। ये लिक्विड धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू होगा। पहले कम वेपर्स होंगे। ठीक है, फिर वेपर्स बढ़ते जाएंगे, वेपर्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा वेपर हो जाएंगे। एक टाइम पे आके इतने ज्यादा वेपर आ जाएंगे कि ये पार्टिकल्स जो है वेपर के एक दूसरे से टकराने लगेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, और जब ये पार्टिकल वेपर के एक दूसरे से टकराने लगेंगे तो क्या होगा, ये वापस से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। वापस से ये लिक्विड में कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। और लिक्विड में कंडेंस होने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर, वेपर के पार्टिकल्स घटने शुरू हो जाएंगे दोबारा से। तो देखो ये वेपर के पार्टिकल धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा जो जो यहाँ पे भीड़ लग गई थी पार्टिकल्स की, वो भीड़ क्या हो जाएगी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टाइम पे लिक्विड के कंडेंसेशन की स्पीड और लिक्विड के इवेपोरेशन की स्पीड बराबर हो जाएगी। ठीक है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट जो है वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जितना इवेपोरेट हो रहा है जितनी स्पीड से, उतना ही स्पीड से कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, उस पॉइंट को, उस पॉइंट पे जो ये लिक्विड प्रेशर डालेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, ये लिक्विड वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर डालता है कॉन्स्टेंटली, सारी इसकी ऊपर भी डालता है। ठीक है, साइड्स में भी डालता है सारी वॉल्स पे प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर, ये जो मैंने कहानी बताई पूरी की कि इक्वल होना चाहिए, उसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर को मेजर तभी किया जाता है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका हो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की स्पीड। ठीक है, वेपर प्रेशर ऐसे नहीं कि आपने लिक्विड डाला वो थोड़ा सा इवेपोरेट हुआ और आपने मेजर कर लिया उसे वेपर प्रेशर बोल देंगे, नहीं बोल सकते उसे आप वेपर प्रेशर। ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता इवेपोरेशन और कंडेंसेशन स्पीड्स के अंदर, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम, तब तक हम वेपर प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, तो अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो वो सरफेस के कुछ पार्टिकल्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, सरफेस के पार्टिकल्स को रिप्लेस कर देता है, और जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो पहले तो ये लिखेंगे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ volatile solvent,
sum of the particles on the surface of the liquid are replaced by non-volatile solid. ठीक है, this decreases the vapor pressure, decreases the VP लिख रहा हूं मैं वेपर प्रेशर को बाय द, ठीक है। अच्छा, तो रिलेटिव लोअरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये मैं डायग्रामेटिकली भी बना देता हूँ यहाँ पे, अगर कहीं भूल जाओ बाद में। यहाँ पे पहले सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल थे पूरे सरफेस पे, अब इसके अंदर आपने ये डाल दिया सॉलिड, तो इसमें कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स भी आ गए हैं। ठीक है, सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स सॉलिड के आ गए, तो अब वो जो लिक्विड के पार्टिकल को इवापोरेट नहीं होने देंगे। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग कैसे निकाली जाती है? इसके लिए हम रॉल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अच्छा, तो इसके अंदर देखो, रॉल्स लॉ में तो ये होता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो हम मान लें अगर कि इसका जो प्रेशर है लिक्विड का, लिक्विड सॉल्वेंट है ना, तो इसके प्रेशर को P1 लेंगे और यहाँ पे इसके मोल फ्रैक्शन को Chi1 लेंगे। सही है। और जो सोल्यूट है, रेड कलर से हमने सोल्यूट जो बनाया नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, उसके मोल फ्रैक्शन को Chi2 ले लेंगे और उसके प्रेशर को P2 लेंगे। क्या कोई बता सकता है क्या उसका प्रेशर होगा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का? तो यहाँ P2 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा P2? क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, वो एवापोरेट थोड़ी हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो मोल फ्रैक्शन तो होगा लिक्विड के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, वेपर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वो एवापोरेट हो ही नहीं रहा है। आई बात समझ में? तो रॉल्स लॉ किसके लिए लगा पाएंगे यहाँ पे, सॉल्वेंट के लिए या सोल्यूट के लिए? हाँ तो आप बताइए, वाटर के लिए रॉल्स लॉ लगा पाएंगे या फिर सॉलिड के लिए लगा पाएंगे? सब वाटर के लिए। वाटर के लिए, क्योंकि सॉलिड तो एवापोरेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो रॉल्स लॉ किसके लिए लगेगा? सॉलिड के लिए। P1 इज इक्वल्स टू, क्या होता है रॉल्स लॉ? P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट Chi1। ये लगा दिया आपने। अब एक चीज और याद रखें कि P1 नॉट एज इट इज रखा, Chi1 को 1 माइनस Chi2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। Chi1 और Chi2 का सम 1 होता है, तो Chi1 को 1 माइनस Chi2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2 इज इक्वल्स टू P1। अब इस प्रेशर में से इसको P1 नॉट Chi2 को मैं ले आऊं, सॉरी P1 नॉट Chi2 को मैं ले आऊं इधर, और P1 नॉट में से P1 माइनस कर दूं। तो P1 नॉट में से P1 माइनस कर दिया अगर मैंने, तो ये क्या बन गया? P1 नॉट क्या था? प्योर लिक्विड का प्रेशर। P1 क्या था? सॉलिड सॉलिड मिलाने के बाद प्रेशर। तो ये बेसिकली लोअरिंग आ गई, नहीं आ गई वेपर प्रेशर? तो इसको हम डेल्टा P1 लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा P1 का मतलब है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और इधर आ गया P1 नॉट माइनस, सॉरी P1 नॉट Chi2। अब लोअरिंग को अगर मैं इनिशियल से डिवाइड कर दूं, यानी डेल्टा P1 को मैं डिवाइड कर दूं P1 नॉट से, तो ये हो गई रिलेटिव लोअरिंग। तो अगर मैं डेल्टा P1 को P1 नॉट से, यानी इनिशियल जो चेंज आया है उसको इनिशियल से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगी? इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसको एक्सपैंड करके याद रखना। डेल्टा P1 को लिख देंगे P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट, और ये किसके इक्वल है, काई 2। और काई 2 को भी ओपन करके लिखा जा सकता है। काई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज, ये यूज करेंगे। ठीक है, ये है फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें से लोअरिंग पार्ट ये है, ये लोअरिंग हो रही है, यानी इनिशियल जो प्योर का था उसमें से सॉल्यूशन का माइनस कर दिया। P1 नॉट क्या है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। और P2 लिख दिया मैंने से, ये P1 है। P1 क्या है, विदाउट नॉट, जिसपे नॉट नहीं लगा हुआ, वो है सॉलिड डालने के बाद कितना प्रेशर। ठीक है, और डिवाइड कर दिया P1 नॉट से, और यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन जो है वो सोल्यूट का आएगा। ठीक है, सॉल्वेंट का नहीं आएगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आएगा, ये ध्यान। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है।